नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालका से समालखा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। दूसरे दिन भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। 17 जिलों की 72 विधानसभाओं पर चर्चा। बैठक में आधी सीटों पर चर्चा हुई पूरी। 44 सीटों पर हो चुका है मंथन। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है चुनाव के मद्देनजर, जहां पर बीजेपी की बैठक जो है चुनाव समिति की वो लगातार जारी है। गुरुग्राम में बैठक चल रही है। दूसरे दिन भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है और 17 जिलों की 72 विधानसभाओं पर चर्चा चल रही है। बैठक में आधी सीटों पर चर्चा भी पूरी हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि 44 सीटों पर अभी तक मंथन हो चुका है। तो बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक गुरुग्राम में दूसरे दिन भी बैठक जारी। प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चा। 17 जिलों की 72 विधानसभाओं को लेकर ये चर्चा चल रही है और आधी सीटों पर तो मंथन हो भी चुका है। तो ये तस्वीरें उस बैठक की है जहां पर विधानसभा की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। दूसरे दिन भी लगातार मंथन चल रहा है और बैठक में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री समेत कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं और बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा सीटों पर अभी तक मंथन हो चुका है और मंथन के बाद से अब दूसरे दिन भी लगातार ये प्रक्रिया जारी है। कहा जा रहा है कि 78 विधानसभाओं की पर चर्चा चल रही है और 17 जिलों की 72 विधानसभाओं पर यह चर्चा चल रही है और 44 सीटें तो अभी तक ऐसी हैं जिन पर लगभग मंथन पूरा हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हरविंदर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी है? लगातार दूसरे दिन भी ये बैठक, चुनाव नजदीक है, तो क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है बैठक में? बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरु कमल जो है उस कार्यालय में पूरी बैठक है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। कल भी 5 जिलों साथ ही आज जो 17 जिलों की जो बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। साफ तौर पर 40 से 50 जो नाम है अभी तक उसके ऊपर मतगणना हो चुकी है। अगर मैं पैनल की बात करूं तो करीब 300 से ज्यादा जो नाम है वो यहाँ पर आला कमान को भेजे गए थे। उसके बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है या जिला कार्यकारिणी है उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहां पर इन चीजों को देखा गया था कि जो भी संभावित उम्मीदवार है उनके पैनल यहाँ पर भेजे गए। 4 से 5 नामों के पैनल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 4 से 5 नाम जिला वाइज जो जिला अध्यक्ष है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इस कमेटी के अंदर उन नामों को रखा गया था। आज की जो मीटिंग है वो साफ तौर पर यहाँ पर चल रही है। लंच से पहले की अगर मैं बात करूँ तो करीब 40 से 50 जो नाम है उसके ऊपर फाइनल जो चीजें थी वो हो पाई थी और आगे की जो लिस्ट है वो आगे दिल्ली जो चुनाव कमेटी है वहां पर भेजी जाएगी। इसके बाद ही जो नाम है वो फाइनल हो पाएगी। जानना चाहेंगे, फाइनल तो फिर होंगे, आपने बात सही कही, लेकिन एक बात है जो बीते दिन से बहुत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने एक नसीहत दी है बीजेपी को, एक सलाह दी है कि 40% टिकट काटे जाएंगे तो बेहतर होगा। तो इसको लेकर कोई सुगबुगाहट, किसी तरीके की कोई हलचल? टिकट कटने और टिकट मिलने की जो बातें पैनल के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि अंदर जो मीटिंग में होता है वो मीडिया से बिल्कुल छुपाया जाता है। वो सारी चीजें गुप्त रखी जाती है। एक फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद जो आलाकमान है उसको भेजी जाती है। एक संभावित चीजों को अगर देखा जाए तो उन चीजों का कयास जरूर लगाया जा सकता है कि सिटिंग विधायकों की जो बात करें तो करीब हमारे पास जो नाम सामने आ रहे हैं करीब 13 से 14 ऐसे नाम है जो सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काटने की कवायद यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि विधानसभा के अंदर उन चीजों को देखा जा रहा है। लोकसभा के अंदर जब हुआ तो कहीं ना कहीं 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो रातों रात वहां पर उतार दिए गए। तो ये पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई जा सकती है। आरएसएस की बात करें या संघ की बात करें तो उसको भी तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव की बात करें तो उस मुकाबले में अब की बार 2024 का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी एक अलग सेक्टर पे काम कर रही है। तो इसी चीज को देखते जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके ऊपर ही बीजेपी दाव लगाने का जो काम है वो काम करेगी। इसीलिए इतने बड़े लेवल पर ये चीजें की जा रही है। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं की जा रही है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो टिकट वितरण है इसकी पहली सूची यहाँ पर जारी हो सकती है। निश्चित तौर पर, और जल्दबाजी करना ठीक रहेगा भी नहीं इस समय में। तो आप जिन नामों की बात कर रहे हैं कि 13 से 14 नाम जो है, क्या उन नामों को अभी आप बता सकते हैं जितने भी आपको हो पता हो? बिल्कुल, साफ तौर पर जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही। काफी सारी विधानसभाएं हैं जिनके नाम का जो पैनल है वो पैनल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे किसी के नाम को उजागर करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पैनल ही तैयार हो रहा है। जो संभावित सूची है उसके अंदर जो चीजें वो निकल के सामने आ रही है। अगर साउथ हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरती राव का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अब उन्हें कोसली से चुनाव लड़वाया जाएगा, उन्हें बादशाहपुर से चुनाव लड़वाया जाएगा, उन्हें महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़वाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं ये गर्भ में है। बिल्कुल जो कन्फर्म सीटें उन कन्फर्म सीटों को बिल्कुल मान के चले। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो वर्तमान सिंचाई मंत्री उनकी सीट को यहाँ पर कन्फर्म मान के
चला जा रहा है। वैसे काफी सारी सीटें जिनको कन्फर्म मांग के चला दो, पहली सूची में भाजपा भी वही करेगी। जो कन्फर्म जो नाम होंगे उन्हीं के नाम का जो पैनल है वो सबसे पहले भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिन नाम के ऊपर 4 से 5 नाम कुछ विधानसभा में सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार जो मंथन है वो मंथन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन हरविंदर, एक और जरूरी चीज यहाँ पर है, जैसे कि आपने कहा अभी भी मंथन लगातार दूसरे दिन चल रहा है, तो कब तक चलेगा इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, 2 दिन का ये रखा गया था। कल इन 5 जिलों की मीटिंग थी, आज 17 जिलों की मीटिंग यहाँ पे चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ये भी निकल के सामने आ रही थी कि महेंद्रगढ़ जिले की जो सीटें हैं उनके ऊपर अभी मंथन नहीं हो पाया, क्योंकि लंच से पहले तक ये चीजें लग रही थी कि आज इसकी भी मीटिंग होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने जिलाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मीटिंग उसे कैंसिल किया गया है। अभी आगे क्या होता है, कल भी ये मीटिंग चलती है, चीजें जो है वो जानकारी मीटिंग खत्म होने के बाद ही निकल कर सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये मान के चल रही कि 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों का जो पैनल है वो आगे भेजा जा चुका है। क्योंकि इस कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी में राव इंद्रजीत भी है, सुधा यादव भी है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा है जो पूर्व शिक्षा मंत्री है, उनको भी यहाँ पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को यहाँ पर देखा गया है। किसी भी प्रकार की नाराजगी और एंटी एमबेंसी को जो बिल्कुल साइड में रखकर बीजेपी फूक फूक कर कदम जो है वो रखेगी यहाँ पर, और उसी के बाद जो फाइनल जो लिस्ट है वो लिस्ट सामने आ पाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही बात कही, वो लिस्ट बाद में ही सामने आ पाएगी। लेकिन आपने कहा जैसे कि फूक फूक पर कदम बीजेपी रख रही है और वो जरूरत भी है, तो कितनी जरूरत है इस बार? क्योंकि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे और लगातार सर्वे भी अब जो है अलग अलग माध्यम से सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी जरूरत है बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलने की, अगर इस बार तीसरी बार सत्ता में आना है तो? बिल्कुल ज्योति, इस बात को हम स्पष्ट देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार के परिणाम सामने आए उसके बाद चीजें कुछ बदल चुकी हैं। 2014 और 19 के दोनों चुनाव थे, उनकी स्थिति अलग थी। अभी 2024 के चुनाव के अंदर स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि एक तरफ दोनों चीजें, कांग्रेस भी एक अच्छी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा में दिखाई दे रही है। तो उस चीज को भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी को ये लग रहा है कि कहीं 50-50 के मार्जिन में दोनों चीजें आकर खड़ी ना हो जाए। टिकट वितरण में ही सबसे बड़ी चीजें देखने को जो सामने है वो सामने आएंगी। अगर जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर ही अगर बीजेपी दाव लगाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा। फिर भले ही वो सिटिंग विधायक रहे हो या मंत्री रहे हो, टिकट काटने में बिल्कुल भी परहेज बीजेपी नहीं करेगी। क्योंकि जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें स्पष्ट एक चीज है कि जैसे भी हो तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाने के लिए जो है ये कमेटियां काम कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे समय में तो और मुश्किल हो जाता है जब अन्य दलों के नेता भी शामिल हो रहे हो चुनाव से पहले, तो ऐसे समय में तो सोचना समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। खैर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए हरविंदर। तो ये तस्वीरें लगातार दूसरे दिन चल रही मंथन की हैं। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन मंथन चल रहा है। बीजेपी का प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तक 44 सीटें ऐसी हैं जिन पर मंथन पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन अभी 17 जिलों की 72 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी भी मंथन चल रहा है। 2 दिन का ये मंथन कार्यक्रम चलना था, जैसे कि ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ने भी दी थी। अब कब तक ये चलेगा, आगे भी संभावना बनी हुई है कि हो सकता है ये बैठक लंबी चल जाए, लेकिन भी फिलहाल 2 दिन की क्योंकि डिसाइड हुई थी तो लगातार जो है इन सीटों पर मंथन चल ही रहा है। किस तरीके से किसका टिकट कटना है, किसको टिकट मिलेगा, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से धुआंधार मंथन चल रहा है, लगातार जो है बैठकें चल रही है, उसी को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तरफ से खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम एक दिन में कई ताबड़तोड़ रैली, तो वहीं जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है। इस दौरान सीएम सैनी विरोधियों पर भी निशाना साधते नहीं भूल रहे हैं। आइए कांग्रेस के लोग, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो आप
2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। इसके अंदर सैनिकों के बीच में जाकर के कारगिल विजय दिवस वाले दिन की, भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद घर पे आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो करेगी। कोई किसी भी हमारे अग्निवीर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने नौकरियों में 10% का आरक्षण ये आपके बेटे भाई ने किया है, जिसका लाभ हमारे उन अग्निवीर भाइयों को मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने 9 अगस्त को एक और निर्णय किया, लगातार हम कर भी रहे हैं। 4 अगस्त को भी एक निर्णय किया, क्योंकि हर रोज कोई न कोई काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस प्रदेश के लिए हमने किया है। 4 अगस्त को हमने एक निर्णय और किया, अंग्रेजों के समय का एक अभियाने का चार्ज मेरे किसानों के ऊपर लगता था, उनको अभियाने के तौर के ऊपर पैसा देना पड़ता था। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि अंग्रेजों के समय के इस अभियाने को अब समाप्त कर दिया जाएगा और 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसानों को देना है उसको भी माफ करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। हरियाणा प्रदेश के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जता करके नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार शपथ लिया है, उनके ही दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। हमने 10 वर्षों के अंदर जो विकास एक हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, बिना भेदभाव के किया है, बिना क्षेत्रवाद के किया है। हर क्षेत्र का समान रूप से विकास, हर युवा का सम्मान, हर महिला का सशक्तिकरण, हर किसान को मजबूत करने का काम, हर गरीब को सशक्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। आज मैं देख रहा था कि अंबाला के लोगों का जो जोश, जो उत्साह आज देखने को मिल रहा था। अंबाला के लोगों ने भी ये तय कर दिया है कि अंबाला में तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। अंबाला में कमल का फूल खिलेगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास करेगा। कोई संशय नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और किसी प्रकार का हमारा यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। सब लोग कर रहे हैं। शैलजा मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भूषण ने कह दिया भी मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं है। अगर हो तो बता दो, कह सकते हैं। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं और हरियाणा की जनता ने यह तय कर दिया है कि इनकी जो ये इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। और हिसार में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 महीने में बीजेपी सरकार गिरा देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। सारा देश जान चुका है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसी प्रकार हिमाचल में, राजस्थान में चलती सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की थी। हिमाचल से जो है 6 विधायक उठाकर पंचकूला लाए गए और राजस्थान की गहलोत की सरकार में 14 विधायक गुड़गांव के आलीशान होटल में ठहराकर सरकार गिराने की नाकाम कोशिश थी। ये सारा खेल देश की जनता ने देखा है।
हरियाणा सरकार के एक मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। इसका मतलब साफ सिद्ध है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और जहां तक कि ये मामला चुनाव आचार संहिता में ऐसा बयान देना चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना है और चुनाव आयोग को उनके खिलाफ। और महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महसूस किए गए जहां पर भूकंप के झटके। नारनौल का तिगरा गांव रहा भूकंप का केंद्र। 3.0 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। सुरक्षा के लिहाज से घरों से बाहर निकले लोग। जानमाल का कोई हानि नहीं हुई अभी तक, जानकारी ये सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.0 मापी गई है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नारनौल का तिगरा गांव रहा भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 3.0 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की महेंद्रगढ़ से। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है इस भूकंप में, लेकिन लोगों में दहशत हुई। लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों ने भूकंप के झटके जैसे ही महसूस किए तो अपने बचाव के लिए घरों से बाहर निकल पड़े लोग। तो सुरक्षा के लिहाज से घरों से बाहर निकले लोग। और अब खबर सोनीपत से है, जहां के मूर्थल थाना क्षेत्र के गांव भिगान में शराब के नशे में युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें अंकित नाम के युवक को चाकू लग गया। घटना के बाद से खून से लथपथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस ने हत्या आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। दिनांक 22-23 अगस्त की रात को कंट्रोल रूम सोनीपत से थाना मूर्थल में सूचना प्राप्त हुई कि अंकित निवासी भगान को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल सोनीपत लाया गया है। जिस सूचना पर थाना पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंची तो मृतक अंकित के चाचा संजय ने बताया कि रोहित ने पुरानी रंजिश रखते हुए अंकित को चाकू मार दिया और मुझे देख के मौके से भाग गया। अस्पताल लाते वक्त अंकित ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। सूचना ये मिली थी जी, उनका झगड़ा हो गया और फोन आया था सर 10:30 पौने 11 बजे। अच्छा, क्या नाम था जी? अंकित। मरने वाले का क्या नाम? अंकित जी। अच्छा, कौन से गांव का था? भिगान से। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से ये मांग है जी, सजा दी जाए उनको। और सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मामन खाना और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट न देने पर गोली मारने की बात कहने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। नौ पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे 2 युवकों के खिलाफ, इन युवाओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जो है फिलहाल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक टीम गठित की है। टीम में सदस्य मनोज कुमार ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत में कहा कि 2 युवा फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं और साथ ही वोट न देने वालों को गोली मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उधर इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि वीडियो में 2 लड़के अपने आप को झिमरावट गांव का बता रहे हैं। हमारे पास मनोज, जो हमारा सोशल मीडिया सेल इंचार्ज है, उनकी तरफ से कंप्लेंट तहरीर आई है, जिसमें 1-2 व्यक्ति यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर व्यक्ति विशेष के लिए वोट मांगने और आम जनता को धमकाने और उसको हराने की बात पर जान से मारने की धमकी देने के बारे में पर्चा दर्ज किया गया है हमने, जिसकी जांच चल रही है, तफ्तीश जारी है। अभी व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है जो अपने आप को झिमरावट गांव का नाम ले रहे हैं और व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष को वोट देने की अपील कर रहे हैं और ना देने और हराने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
जिससे आम जनता में डर का व्याप्त है। और उधर पुंडरी के पाई गांव में पानी की निकासी न होने से गांव के गंदे पानी में रहने को मजबूर गांववासी काफी परेशान हैं। वहीं रोड पर रहने वाले ग्रामीणों ने कहा कि इस गंदे पानी से होकर गांव की बेटियां शिक्षा लेने स्कूल जाती हैं। और पत्रकारों से बात करते हुए गांव की ही स्कूली छात्रा ने कहा कि हमें स्कूल जाने के लिए इस गंदे पानी से निकलना पड़ता है। छात्रा अंशु ने बताया, कभी कभार तो हम इस पानी से निकलते हुए गिर भी जाते हैं और दोबारा कपड़े बदलने के कारण स्कूल में लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने में। इसी के साथ ही ग्रामीण पीड़ित महिला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये गांव में आने जाने का मेन रास्ता है। गंदे पानी से पनपने वाले कीट पतंगों और मच्छरों से बीमार रहने का हर समय डर भी बना रहता है। सर, ये 1.5-2 साल पहले की बात है, जब विधायक जियों ने ये टेंडर लगवाया था घर रणधीर गोलन जियों ने, तो उसमें 2-1 किल्ला में पाइप दबे थे उस टाइम मौके पे। फिर उसके बाद वो रोक दिए गए, कारण उस टाइम तो कुछ पता नहीं था। अब जो सुनने में आ रहे भाई, मंत्री जियों ने, कमलेश डांडा जियों ने रुकवा दिया था, जो उन्होंने बताया हमें। और महकमे वालों ने फिर सोंगड़ गांव की तरफ से, मैंने सरपंच साहब से मिला हूं मैं, उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया मिलने का गांव वालों को। तो हमारा ये टाइम निकल गया जो 1 साल बीच में, अब अगली अप्रैल पे बात जाएगी। समस्या ये मेन रास्ता गांव का बाहर निकलने का, और यो 4 महीने बरसात का मौसम में फुल रहता गंदे पानी से। इसमें जो उसमें बरसात का मौसम में जीव लकड़े हैं, सांप हो गए, कुछ और जहरीला जानवर हो गया, उनसे भी हमने डर लगा है। और इतने मच्छर हैं जी, यहाँ से पशु में और इंसान में बहुत ज्यादा बीमारी फैलने का डर हुआ है। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना भी, इस गंदे पानी का निकासी हो और ये गाड़ साफ सुथरी बने, ताकि निकलने का रास्ता आसान हो जाए। अड़ो को बच्चे स्कूल में भी जाओ जी, खेत का भी रास्ता, मंदिर भी है पास में, यहाँ पर 2 पूज के लिए भी महिलाएं आती हैं। समस्या है पानी की निकासी की समस्या है, पानी खड़ा रहा हुआ है, सारा मोहल्ला तंग है, दुखी हो गए, बच्चे लिगड़ते होने गिर भी जाए कई बार, नाला इसकी जड़ में डूंगा, पानी आगे निकासी नहीं हो रही। पंचायत से कोई मांग नहीं की अभी तक? पंचायत से की मांग, पंचायत वाले बोले कि बारिश हो रही है फिर करेंगे। कब से ये समस्या आ रही है? ये समस्या तो कई साल से आ रही है, फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक विधायक ना भरी थी, वो जवाब दे गया, फिर थोड़ा काम करवाया कि निकासी का, आगे उसने काम नहीं कराया। क्या मांग आपकी? हमारी मांग यह निकासी होनी चाहिए। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और जब स्कूल में जाते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, इसलिए कई बार स्कूल के लिए लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि गिर जाते तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। क्या मांग आपकी? यहाँ पे सुविधा हो, यहाँ पे और बाढ़रा खंड के गांव कादमा में किसान संगठनों द्वारा कादमा गोलीकांड में मारे गए 5 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 अगस्त 1995 को बिजली कटौती और अत्यधिक बिल बढ़ोतरी की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए थे। अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक होने से पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी, जिसकी वजह से क्षेत्र के 5 किसानों की मौत हो गई थी। तब से लगातार हर साल किसान संगठन एकत्रित होकर मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसान नेता जोगेंद्र नैन ने कहा कि कोई भी सरकार हो, किसानों का शोषण करने का काम किया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी किसानों को गुमराह किया है। किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बैठकर अपनी मांगों के प्रदर्शन किया है और 700 किसानों ने शहादत दी है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम कादमा में जो हमारे आज से 29 वर्ष पूर्व 5 किसान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और मेरी चुनाव के समय में सभी पूरे देशवासियों से, खास करके हरियाणा के किसानों से एक अपील है कि आप लोगों ने ये समय को ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऊपर पिछले 10 सालों से किसान के मेरे ऊपर वर्ग के ऊपर जो हरियाणा के अंदर खास करके खट्टर साहब और जेजेपी की सरकार रही है, उनके द्वारा किसानों पर जो निर्मम काम किए गए हैं। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।